मुझे यकीन है आपने पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड नोटिस किया होगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स का। चाहे वो सोप हो, फूड आइटम्स हो, स्किन केयर आइटम्स हो या पेंट्स हो, ये सभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स ओलियो केमिकल्स होते हैं। मतलब प्लांट या एनिमल से ड्राइव किए हुए फैट्स और ऑयल्स। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल और ग्लीसरीन। तो क्वेश्चन ये आता है कि ओलियो केमिकल्स की जरूरत ही क्या थी। तो 1970s में जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हुए तो मैन्युफैक्चरर्स ने पेट्रोकेमिकल से ओलियो केमिकल्स पे शिफ्ट होना स्टार्ट किया। इसका एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी है, प्राइस भी कंपैरेटिवली कम है और ये नेचुरल भी है। वेलकम टू फैंटास्टिक। मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम फाइन ऑर्गेनिक्स की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कंपनी के बिजनेस, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फ्यूचर आउटलुक और कंपेयर करेंगे फाइन ऑर्गेनिक्स को उसके पीयर्स के साथ। सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। फाइन ऑर्गेनिक्स इंडिया की लार्जेस्ट और पहली ओलियो केमिकल्स की मैन्युफैक्चरर है। इसकी शुरुआत 1970s में हुई थी और इसके पास 50 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। कई लोगों को लगता होगा कि ये न्यू एज कंपनी है। कंपनी की 6 प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, जिसमें से 2 अभी पायलट बेसिस पे चल रही हैं और ये सभी मुंबई के नेबरिंग एरियाज में लोकेटेड हैं, जो इसे जेएनपीटी पोर्ट की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देते हैं। कंपनी का एक मैसिव ग्लोबल प्रेजेंस है लगभग 75 प्लस कंट्रीज में और इनके 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी हैं और बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स हैं जैसे HUL और पार्ले। कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज को भी केटर करते हैं जैसे फूड, पॉलीमर, पेंट्स, एनिमल फीड, स्किन केयर, रोड, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी मिड 2018 में लिस्ट हुई थी और तब से अब तक स्टॉक ने लगभग 6.8 टाइम्स रिटर्न दिया है। चलिए अब स्पेशलिटी केमिकल और ओलियो केमिकल्स इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ओलियो केमिकल्स एक स्पेशलिटी केमिकल होता है। स्पेशलिटी केमिकल्स वो होते हैं जिन्हें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऐड किया जाता है या परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए। स्पेशलिटी केमिकल्स इंडिया की टोटल केमिकल इंडस्ट्री का 22% कॉन्स्टिट्यूट करती है। 2014 में स्पेशलिटी केमिकल का मार्केट इंडिया में $18 बिलियन का था और 2019 में ये बढ़ के $32 बिलियन को टच किया और एक्सपेक्टेशंस हैं 2025 तक ये $64 बिलियन को क्रॉस करेगा, जो कि 12.4% की CAGR ग्रोथ है। इंडिया का मार्केट शेयर ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में 2015 में 3% था, जो 2019 में 4% हुआ और 2025 तक एक्सपेक्टेशंस हैं कि 5.5% तक पहुंच जाएगा। ग्लोबल ओलियो केमिकल्स का मार्केट 2021 में $22.5 बिलियन का था और 2027 तक एक्सपेक्टेशंस हैं ये $33.9 बिलियन को क्रॉस करेगा। हाउस होल्ड कंजम्पशन जैसे ऑर्गेनिक सोप्स, फूड एडिटिव्स, कॉस्मेटिक्स जैसे आइटम्स बहुत ज्यादा डिमांड में हैं और ये सभी इस टारगेट के ड्राइविंग फैक्टर्स होंगे। ओलियो केमिकल्स में मुझे एक थ्रेट जरूर नजर आता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स एनिमल और प्लांट बेस्ड होते हैं तो ये एग्रीकल्चर हार्वेस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, जिसकी कई वजह हैं जैसे वेदर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल इश्यूज, कंपटीशन एक्सेट्रा। इसके अलावा इंडिया नेट इंपोर्टर है एडिबल ऑयल्स का और लगभग 60% ऑफ कंजम्पशन इंडिया इंपोर्ट करता है, जिसमें से मेनली पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल आते हैं। चलिए कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उन प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रियल यूसेज पे भी एक नजर डालते हैं। तो पहली इंडस्ट्री जो कंपनी कैटर करती है वो है फूड एडिटिव्स की। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और एडिटिव्स आते हैं जैसे इमल्सिफायर, एंटी फंगल एजेंट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, ऑयल बाइंडर्स, एंटी क्रिस्टलाइजर्स, और ये मोस्टली बेकरी और फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। दूसरी इंडस्ट्री है पॉलीमर एडिटिव्स की। इसमें लुब्रिकेंट्स, एंटी फॉगिंग एडिटिव्स, एंटी स्टैटिक एडिटिव्स, एंटी स्क्रैच, प्रोसेसिंग एड्स, फ्लो इम्प्रूवर्स, स्लिप एडिटिव्स, डिस्पर्सेंट्स का यूज किया जाता है और इनका एंड यूसेज है पैकेजिंग फिल्म्स, बॉटल कैप्स, वायर्स, केबल्स, पैकेजिंग फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स में। इन इंडस्ट्रीज के करस्पॉन्डिंग आप ग्रोथ ड्राइवर्स को भी यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरी इंडस्ट्री है एडिटिव्स फॉर कोटिंग्स। तो बहुत सारे टाइप के इमल्सिफायर्स, डिफॉर्मर्स, स्लिप एडिटिव्स वगैरह का यूज किया जाता है स्पेशलिटी पेपर्स, प्रिंटिंग इंक्स, कोटिंग मटेरियल और पेंट्स में। ये बहुत ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर है और ये ई कॉमर्स की वजह से स्पेशली ग्रो हो रहा है, जहाँ पे आजकल प्रिंटिंग का बहुत ज्यादा यूसेज है। फिर चौथी इंडस्ट्री है फीड न्यूट्रिशन एडिटिव्स, जिसमें एंटीबायोटिक्स, न्यूट्रिशनल एडिटिव्स और एंटी फंगल एडिटिव्स का यूज किया जाता है और ये जैसा कि फीड न्यूट्रिशन होता है ये पोल्ट्री और कैटल को केटर करता है। पांचवी इंडस्ट्री है कॉस्फा एडिटिव्स, जिसमें कॉस्मेटिक्स के लिए बहुत सारे इमल्सिफायर्स और सर्फेक्टेंट्स वगैरह को यूज किया जाता है। ये मोस्टली क्रीम्स, लोशन, स्किन केयर और होम केयर प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं। और आखिरी इंडस्ट्री है स्पेशलिटीज, जिसमें कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए एडिटिव्स मिलाए जाते हैं और ये लुब्रिकेंट्स में यूज होता है, रोड हाईवेज में यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है और भी कई जगह पे। चलिए फाइन ऑर्गेनिक्स की रेटिंग्स और कुछ की रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। तो आइक्रा ने इसको लॉन्ग टर्म पे AA नेगेटिव विद स्टेबल आउटलुक रेट किया है, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग तो नहीं है बट ठीक है।
शॉर्ट टर्म में ये A1 पॉजिटिव है जो कि काफी अच्छा है। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज की अगर बात करें तो FY22 में ये पिछले साल के कंपैरिजन में इंप्रूव हुआ है जो कि अच्छी बात है। सेम चीज हुई है सारे ही रेशियोज में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी सेम चीज है। करंट रेशियो में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है क्योंकि इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम बचा है। डेट टू इक्विटी पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुआ है, इन्होंने अपना डेट को रीपे किया है। डेबिटर्स टर्नओवर पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है जो कि अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे से इंप्रूव हुए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। सेम चीज देखने को मिलेगी नेट प्रॉफिट मार्जिन में और ROE में भी। चलिए कुछ और रेशियोज देखते हैं। तो एंटरप्राइज वैल्यू पिछले 5 सालों में बहुत तेजी से ग्रो हुई है क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस बहुत तेजी से पिछले 4 सालों से ग्रो हुआ है। ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया जहां पे इस कंपनी के स्टॉक ने 6.8 टाइम्स का रिटर्न दिया है। ईवी बाय नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू की भी अगर बात करें तो ये भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है जो कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड होने का साइन है। सेम चीज है ईवी बाय EBITDA में भी, ये भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। अगेन ये बहुत हाई वैल्यूएशन को डिफाइन कर रहा है। रिटेंशन रेशियो कंपनी का बहुत अच्छा है, अच्छे से इन्होंने एवरेज में 85% के आसपास मेंटेन कर रखा है। इसका मतलब 85% ऑफ प्रॉफिट कंपनी री इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी कंपनी अभी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। चलिए कंपनी की कुछ की फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे एक नजर डालते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले 5 सालों में 21% के CAGR से ग्रो हुआ है और स्पेशली FY22 में ये इसमें बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। सेम चीज है EBITDA में भी, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बहुत ज्यादा बड़ा है इसलिए EBITDA भी FY22 में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये भी पिछले 5 सालों में 21% के CAGR पे ग्रो हुआ है। EBITDA मार्जिन पिछले साल के कंपैरिजन में इंप्रूव हुए हैं लेकिन अभी प्री कोविड लेवल पे नहीं आए हैं। अगर पैट की बात करें तो ये भी 25% के CAGR से ग्रो हुआ है। FY21 में बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला था लेकिन वापस इसने रिबाउंड किया और बहुत अच्छे नंबर्स पे अभी ये करंटली स्टैंड करता है। पैट मार्जिन की अगर बात करें तो अगेन FY21 के कंपैरिजन में FY22 में काफी अच्छे नंबर्स पे पैट मार्जिन स्टैंड करता है। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 55% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है जो कि इनका 75 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंस है। डोमेस्टिक मार्केट से 45% का रेवेन्यू आता है। ROCE ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल को टच करने वाला है जो कि बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल को टच कर गया है जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी थोड़ा सा पिछले साल के कंपैरिजन में डिक्लाइन हुआ है जहां पे कंपनी ने अपना लोन को रीपे किया है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है या इंप्रूव हुआ है लेकिन अभी भी प्री कोविड लेवल पे नहीं है। तो यहाँ पे मिक्स काइंड ऑफ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर तक ये प्री कोविड लेवल्स पे वापस टच कर जाएगा। कंपनी एक काफी रिस्ट्रिक्टेड मार्केट में काम करती है और इसमें एंट्री बैरियर्स बहुत सारे हैं और इसके लिए भी कंपनी के पास बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए फाइन ऑर्गेनिक्स की बैलेंस शीट पे एक नजर डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एसेट्स से। तो कंपनी ने FY22 में अपने प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट्स पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े से इंक्रीज किए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। इन्वेंट्रीज की अगर बात करें तो FY21 के कंपैरिजन में डबल हो गई हैं और ये इस वजह से है क्योंकि रॉ मटेरियल के बढ़ते हुए प्राइसेस और इन्फ्लेशन के कारण कंपनी ने बहुत सारा रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल को पाइल अप कर लिया है। और ट्रेड रिसीवेबल्स की अगर बात करें तो ये भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं और ये थोड़ा सा वरीसम है। कंपनी को इतना बड़ा अमाउंट जल्दी रिकवर करना चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की अगर बात करें तो ये भी पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिक्रीज हुए हैं। टोटल एसेट्स की अगर बात करें तो ये बहुत अच्छे इंक्रीज हुए हैं FY21 के कंपैरिजन में। चलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटीज पे एक नजर डालते हैं। तो अदर इक्विटीज FY21 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है जहां पे सरप्लस कंपनी ने अपने रिजर्व्स और सरप्लस में ऐड कर दिया है। बोरोइंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बोरोइंग्स ऑलमोस्ट हाफ हो गई है जहां पे कंपनी ने रीपे कर दी है। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है FY21 के कंपैरिजन में, जो पैसा इन्हें अभी अपने क्रेडिटर्स को देना है। करंट लायबिलिटीज की अगर बात करें तो ये भी FY21 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, मोस्टली बिकॉज ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू क्रेडिटर्स। चलिए कंपनी की एनुअल इनकम स्टेटमेंट पे एक नजर डालते हैं। तो पूरी एनुअल इनकम स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग है, वो है अदर एक्सपेंसेस। ये FY22 में FY21 के कंपैरिजन में डबल हुए हैं और इसका टोटल पूरा अमाउंट फ्रेट और फ्यूल की वजह से है जो FY21 के कंपैरिजन में 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस और फ्रेट के चार्जेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं और इसका बर्डन कंपनी के अदर एक्सपेंसेस में देखने को मिल रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ये थोड़ा सा इन्फ्लेशन की वजह से भी है और क्योंकि रेवेन्यू भी ज्यादा हुआ है इस साल, इस वजह से मटेरियल भी ज्यादा यूज हुआ है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो ये पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए कंपनी की क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट पे भी एक नजर डालते हैं। तो FY23 का Q1 का क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी आए नहीं हैं बट एस्टिमेट्स बहुत हाई हैं और लगभग 227% का पैट में जंप देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और सेल्स में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 85% का जंप देखने को मिल सकता है। रेवेन्यूज की अगर बात करें तो पिछले 6 क्वार्टर से कंटिन्यूसली ये इंक्रीज हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे
ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले 3 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहे हैं, उसके पहले ये डिक्लाइनिंग थे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी बात करें तो ये पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उससे पहले ये थोड़े से कम थे, मोस्टली बिकॉज ऑफ कोविड। नेट प्रॉफिट भी सेम कहानी है, पिछले 4 क्वार्टर्स में कंटिन्यूअसली ग्रो हुए हैं, बट उसके पहले कोविड की वजह से यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। चलिए अब 10 ईयर एनुअल इनकम स्टेटमेंट पे भी एक नजर डालते हैं। तो FY20 को छोड़ के पिछले 10 साल में कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और पिछले 5 सालों में ये ऑलमोस्ट 20% के CAGR से इंक्रीज हुआ है। सेम चीज पिछले 5 सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 18.9% के CAGR से इंक्रीज हुआ है, और FY21 ही एक एक्सेप्शनल ईयर था जहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में ये 22.3% के CAGR से ग्रो हुए हैं, और कुछ एक ईयर में ये थोड़े से डिक्लाइनिंग थे। नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करें तो पिछले 5 सालों से ये 25.7% के CAGR से ग्रो हुए हैं। EPS अगर आप देखेंगे तो ये भी अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये 10 टाइम्स हुए हैं। सेम चीज हुई है प्रॉफिट में भी, जो कि 10 टाइम्स से ज्यादा हो चुका है FY13 के कंपैरिजन में। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पे एक नजर डालते हैं और स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स FY21 के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और सेम चीज आपको देखने को मिलेगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। बट चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज FY22 में बहुत मैसिव है, जहां पे अपन ने देखा कि ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, इन्वेंट्रीज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, करंट एसेट्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, और लायबिलिटीज भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। इसकी वजह से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस FY21 के कंपैरिजन में कम हो गया है, और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा कम हुआ है FY21 के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली कंपनी को अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे थोड़ा सा और वर्क करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। चलिए अब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो पे एक नजर डालते हैं। तो कंपनी ने 61 करोड़ के प्रॉपर्टी, प्लांट्स और इक्विपमेंट्स परचेज किए थे FY22 में, जो कि ये पिछले साल के कंपैरिजन में एक जंप है। टोटल 56 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, जो कि FY21 के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज है। लगभग 30 करोड़ रुपीस की करंट बोरोइंग्स का रीपेमेंट किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड भी लगभग 33 करोड़ रुपीस का पे किया गया है FY22 में। टोटल नेट कैश फ्लो अगर बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से तो लगभग 40 करोड़ रुपीस यूज हुए हैं यहाँ पे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो ये FY21 के कंपैरिजन में भी थोड़े से डिक्रीज हुए हैं, और करेंटली 209 करोड़ रुपीस पे ये स्टैंड करते हैं। चलिए फाइन ऑर्गेनिक्स के स्टॉक प्राइस का फोरकास्ट पे कुछ डिस्कस करते हैं। तो एनालिस्ट के हिसाब से नेक्स्ट 12 महीने में कंपनी का स्टॉक प्राइस 26% तक फॉल कर सकता है, और मैक्सिमम 5.7% तक ग्रो कर सकता है। 2024 में एस्टिमेटेड है कि 117 रुपए का EPS होगा। कंपनी ने पिछले 3 सालों में से 2 साल मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर पाई है, और सिर्फ एक ही बार, वो भी FY22 में बीट किया है। चलिए अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी एक नजर डालते हैं। तो प्रमोटर्स के पास कंसिस्टेंटली 75% की शेयर होल्डिंग है, जो कि एक मैसिव शेयर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक थोड़ा सा डिक्रीज किया है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, और करेंटली ये 10.11% पे स्टैंड करता है। FIIs की भी अगर बात करें तो इन्होंने भी अपना स्टेक थोड़ा सा डिक्रीज किया है कुछ क्वार्टर्स में। पब्लिक की अगर बात करें तो पब्लिक ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, और ये करेंटली 5.74% पे स्टैंड करता है। मैनेजमेंट टीम का नाम और बोर्ड मेंबर्स का नाम आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं, और स्टार इन्वेस्टर्स या मेजर म्यूचुअल फंड्स के नाम भी जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI स्मॉल कैप, निप्पॉन लाइफ वगैरह इसके स्टार इन्वेस्टर्स हैं। चलिए फाइन ऑर्गेनिक्स का NSE पे मार्केट ट्रेंड देखते हैं। तो कंपनी का स्टॉक लिस्ट हुआ था लगभग जून 2018 में, और वहां से अभी तक लगभग 6.8 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। इससे शानदार चार्ट अगर 4 साल के टाइम फ्रेम में आपने देखा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। कोविड हो या चाहे कुछ भी, स्टॉक कभी ज्यादा करेक्ट हुआ ही नहीं, और कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही होता चला गया। चलिए फाइन ऑर्गेनिक्स को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो वैसे तो स्पेशलिटी केमिकल्स में इंडिया में बहुत ही सारी कंपनीज हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत क्लोजेस्ट विनाती ऑर्गेनिक्स और लक्ष्मी ऑर्गेनिक ही आती है फाइन ऑर्गेनिक्स के कंपैरिजन में। तो फेस वैल्यू की अगर बात करें तो फाइन ऑर्गेनिक्स का 5 रुपीज है, विनाती का 1 रुपीज है, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक का 2 रुपीज है। शेयर प्राइस की अगर बात करें तो ये फाइन ऑर्गेनिक्स का सबसे ज्यादा है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू भी ज्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखें तो फाइन ऑर्गेनिक्स का थोड़ा सा कम है विनाती से, बट लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स से ज्यादा है। PE रेशियो में अगर बात करें तो फाइन ऑर्गेनिक्स और विनाती ऑर्गेनिक्स का ऑलमोस्ट बराबर है, वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का कंपैरेटिवली बहुत चीप वैल्यूएशन पे है। सेम चीज देखने को मिलती है प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी, जहां पे फाइन ऑर्गेनिक्स क्लियरली बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, फिर विनाती ऑर्गेनिक्स आता है, और फिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो सबसे अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी फाइन ऑर्गेनिक्स की है, फिर विनाती की, और फिर लक्ष्मी की। 1 ईयर परफॉर्मेंस तो स्टेलर परफॉर्मेंस था फाइन ऑर्गेनिक्स का, जहां पे स्टॉक ने 83.82% का रिटर्न दिया। विनाती ऑर्गेनिक्स ने 11.65, लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने ऑलमोस्ट 20.5 का। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो ये फाइन ऑर्गेनिक्स और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का ऑलमोस्ट बराबर लेवल्स पे है, जहां पे फाइन ऑर्गेनिक्स ने 260 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट 1800 करोड़ के सेल्स पे जनरेट किया, वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ने 231 करोड़ का प्रॉफिट लगभग 3000 करोड़ के सेल्स पे जनरेट किया।
तो यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, जबकि फाइन ऑर्गेनिक्स का काफी बेहतर है। और सबसे अच्छा है विनाती ऑर्गेनिक्स का, जहां पे 346 करोड़ रुपीस जनरेट हुए 1600 करोड़ रुपीस की सेल्स पे। डेट टू इक्विटी की अगर बात करें तो विनाती ऑर्गेनिक्स के पास ऑलमोस्ट कुछ भी डेट नहीं है, वहीं फाइन ऑर्गेनिक्स के पास बहुत थोड़ा सा डेट है, और सेम चीज है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के पास, इनके पास भी बहुत थोड़ा सा डेट है। अगर आपको विनाती ऑर्गेनिक्स पे भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट पे बताएं। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो एकदम स्टेलर परफॉर्मेंस है। 10 साल के परफॉर्मेंस पे भी प्रॉफिट 10 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। रेशियोज भी काफी हेल्दी नंबर्स पे हैं और डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इंडस्ट्री भी बहुत ग्रोइंग है और फ्यूचर आउटलुक भी काफी ब्राइट लग रहे हैं। प्रॉब्लम में दो ही मेजर हैं, एक तो कमोडिटी प्राइसेस जो हमने इंडस्ट्री एनालिसिस में कवर किया, और दूसरा है कंपटीशन। इंडिया में बहुत ही सारी केमिकल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं और इतना ज्यादा कंपटीशन मार्जिन्स को इंपैक्ट कर सकता है। वैल्यूएशंस अगर देखें तो जनरली केमिकल स्टॉक्स हाई वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं, बट फाइन ऑर्गेनिक्स काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, जो पीई रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, ईवी बाई ईबिटडा से पता चल रहा है। इसके अलावा जब से कंपनी लिस्ट हुई है इसके शेयर प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, तो कंसोलिडेशन या करेक्शन के भी काफी हाई चांसेस हैं नियर फ्यूचर में। कंपनी के बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन और पास्ट को देख के मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। कमेंट्स में जरूर बताएं आपको क्या लगता है फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में और क्या आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।